तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियस अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी सभ्यता थी, कैसे सभ्यता थी, किस नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसका महत्व हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पे है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोग जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री को हम लोग तीन भागों में भी डिवाइड कर देते हैं। एक होता है क्या, पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल। ठीक, इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। बैकग्राउंड बना रहा हूं मैं। दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक, आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। पूरा कट नहीं रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल, सब चीज क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। ठीक, एकदम परफेक्ट है। शाम के समय रिकॉर्डिंग करना हो तो चेहरे पे मत जाइएगा, ठीक, कि दलिद्र मती ना गया हूँ रिकॉर्डिंग करने। ठीक, अब देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आती है, आदि ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कुछ लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं है। ठीक, इसलिए हम लोग जो भी सुनते आ रहे हैं, मिट्टियों के बर्तन, जो वहाँ पे मिली हुई चीजें हैं उनके बारे में, जो चित्रकारी है उनके बारे में हम लोग पता करते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल का मानव ऐसा था कि वैसा था। आदि ऐतिहासिक काल में चीजें हमें मिली हैं, बड़े बड़े महल मिले हैं, बड़े बड़े सोने चांदी के आभूषण मिले हैं, उन बड़े बड़े मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, तरह तरह की चूड़ियां मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और कई तरह की चीजें मिलती हैं। इसलिए आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में चीजें मिली तो हैं, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में ही जाना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में ही इसका विवरण मिलता है। हमें किसमें मिलता है, आदि ऐतिहासिक काल में ही इसका विवरण हमें मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता पे। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछे कि किस युग की सभ्यता है, तो किस युग की सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। ठीक, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। क्या, कैसी सभ्यता है ये, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग इसके बारे, इसके परिचय के बारे में जानेंगे, इसके परिचय के बारे में जानेंगे, विस्तार के बारे में जानेंगे और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। परिचय के बारे में इसको जानते हैं सबसे पहले। ठीक, परिचय, पहले परिचय, क्योंकि हम लोग जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो परिचय से करते हैं। ठीक, परिचय के बाद उसके बारे में हम जानेंगे कहाँ पे, विस्तार के बारे में। परिचय के बाद क्या जानेंगे, विस्तार के बारे में। परिचय के बाद विस्तार, परिचय के बाद विस्तार के बारे में। फिर विशेषताओं का वर्णन करेंगे। किसके बारे में, किसका वर्णन करेंगे, विशेषताओं का, विशेषताएं, विशेषताओं का वर्णन करेंगे। हम लोग मेंस लेके चल रहे हैं, याद रखिएगा, पीटी प्लस मेन दोनों कवर हो जाएगा इसमें। परिचय के बारे में जानेंगे कि देखिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब भैया क्यों इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कि उन्होंने तांबा और टीन को बराबर मात्रा में मिला के एक नई धातु का निर्माण किया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तांबा और टीन, दो धातु को मिला के एक नई धातु का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था, कांसा था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसे मालूम है नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नगरीय, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े मकान थे, यहाँ पे सभी मकान पक्के मिले हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम लोग गांव देहात में जाते हैं तो झोपड़पट्टी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सभ्यता मिली है, इस सभ्यता के सभी घर पके हुए ईंटों के बने मिले हैं, ईंटों के बड़े मकान मिले हैं, बड़े बड़े महल मिले हैं। ठीक, और घर भी मिले हैं और स्नानागार भी मिले हैं, पकी हुई ईंटें मिली हैं। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और नगरीय सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। याद रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, लोहे से परिचित ये लोग नहीं थे, ये लोग लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे, याद रख लीजिएगा। करीबन 80% हिस्सा इसमें कहाँ मिला है, 80% हिस्सा यहाँ भी इसमें भारत में मिला है और 20% अदर जगह पे मिला है। ठीक, अब इसका विस्तार देखते हैं कि भैया कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था। इसका हम लोग जानेंगे कि भैया इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अब हम लोग सीधा सीधा एक मैप ड्रॉ करते हैं छोटा सा। ठीक,
मैं चित्रकार नहीं हूँ। अगर मैप घटिया बन जाए तो फिर ये मत बोलिएगा कि सर कि मैप घटिया बना दिए, हाँ इंडिया का बेइज्जती कर रहे हैं। हम इंडिया की बेइज्जती नहीं कर सकते, मेरी इतनी औकात नहीं है, ठीक। अब देखिए ये मैप है, एक यहाँ एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं और एक ऐसे इसको मिला देते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात, ठीक, इसका जो आकार था त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो क्या था? क्या नाम है? त्रिभुजाकार था। जो पश्चिम वाला, सबसे पश्चिम वाला सिंधु घाटी का सभ्यता का जो स्थल था उसका नाम क्या था? एकदम पश्चिम में, ठीक, सुटकांगडोर। क्या था? सुटकांगडोर, सुटकांगडोर। सबसे पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल था, सबसे पश्चिम में सिंधु घाटी की सभ्यता का कोई स्थल था, सबसे पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल था, सबसे पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल था, सबसे पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल था, तो सुटकांगडोर था, दाश्क नदी के किनारे। किसके किनारे? दाश्क नदी। अगर बात करें सबसे दक्षिण में इसका कोई स्थल था, सबसे दक्षिण में इसका कोई स्थल था, मैप कट रहा है, हाँ बिल्कुल मैप तो कट ही रहा है। इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं, ऊपर ले आते हैं, ठीक, इसको ऊपर ले आते हैं थोड़ा, ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अभी परिचय की बात कर रहे हैं ना, फिर विस्तार की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। आप अकेले ही सब करना होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। अब एक मैप ड्रॉ करते हैं जो करीब करीब इंडिया की तरह दिखे, बस हमें समझने के लिए, क्योंकि मैप से हमें चीजें ज्यादा अच्छी से समझ में आती हैं, ठीक। माफी चाहूंगा अगर मैप घटिया बने तो, बिल्कुल ही, ठीक, समझाने के लिए, ठीक। अब इसका जो आकार था, एक तो यहाँ था, एक, ठीक, एक यहाँ ऐसे था, ये त्रिभुजाकार आकार था। इसका कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था, इसका आकार त्रिभुजाकार था। सबसे पश्चिम में कोई स्थल था, सबसे पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल था। ये विस्तार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, विस्तार की बात कर रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात कर रहा हूँ, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात कर रहा हूँ, विस्तार की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग सब पे आएंगे, आप चिंता मत करिए कि हड़प्पा की सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता में की सबसे पहली बार जानकारी किसने करवाई थी? चार्ल्स मैसन ने करवाई। किसके नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसको खुदाई की गई। हम लोग सब कुछ बताएंगे, तो अभी आप लोग आनंद लीजिए, अभी आप लोग आनंद लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसके बारे में समझिए। तो सुटकांगडोर सबसे पश्चिमी स्थल था, दाश्क नदी के किनारे, दाश्क नदी, ठीक। जम्मू कश्मीर में एक जगह थी, जम्मू कश्मीर में, ठीक, इसको ऐसे बना लेते हैं, त्रिभुजाकार था तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं वापस से, ठीक, त्रिभुजाकार, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे ठीक रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल अगर पूछे आपसे, सबसे उत्तरी स्थल तो क्या था? मांडा था। क्या था? मांडा, ठीक। किसके नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे सबसे उत्तरी स्थल क्या था? मांडा था। कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक। ये दाश्क नदी के किनारे सुटकांगडोर था। दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी, ठीक, या फिर प्रवरा, ये प्रवरा उसकी सहायक नदी है गोदावरी की, तो दोनों में से जो भी दे उसके आप मांग लीजिएगा। तो ये क्या था? दैमाबाद था। दक्षिण में सबसे स्थल अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में, तो क्या था? दैमाबाद था, दैमाबाद था। दक्षिण में सबसे स्थल अगर आपसे पूछे, सबसे उत्तर वाला स्थल तो मांडा था, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट के किनारे या फिर प्रवरा नदी के किनारे, ये महाराष्ट्र में एक स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसको क्या कहते हैं? दैमाबाद कहते हैं। सिर्फ अगर आप बात करें सबसे पूर्व में, तो आलमगीरपुर था। क्या था? सबसे पूर्व में था आलम, यहाँ पे था आलम, यूपी वाला जो इलाका था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक, आलमगीरपुर, ठीक, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे था। इसका इस तरीके से विस्तार था। अगर सबसे पूर्व में विस्तार पूछे तो क्या बोलेंगे? सबसे पूर्व में विस्तार क्या था? आलमगीरपुर था। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। सबसे उत्तर में अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर में मांडा था। सबसे दक्षिण में अगर पूछे तो क्या था? गोदावरी नदी या प्रवरा नदी के किनारे क्या था? दैमाबाद था, ठीक। सबसे अगर पूछे कि पश्चिम में, तो सुटकांगडोर था। कहाँ पे? दाश्क नदी के किनारे था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार को आपको देखने को मिलता है इन जगहों पे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसकी टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था?
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पता देखिए टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, ठीक, टाइम पीरियड तो C14 कार्बन 14 एक पद्धति होती है। क्या होती है? कार्बन 14 एक पद्धति होती है। कार्बन 14 एक पद्धति होती है जिससे इसका हम लोग पता लगाते हैं। देखिए एनसीईआरटी मानती है 2350 से, ठीक, 2350 से 1750 ईसा पूर्व का टाइम मानती है एनसीईआरटी। अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी को मानेंगे कि 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार था। इसका विस्तार था, क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर टाइम पीरियड आपसे पूछे तो क्या था? C14 पद्धति से इसको ज्ञात करते हैं। 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका विस्तार था। अब देखिए इसके मेसोपोटामिया और दजला फरात नदी की इसी के समकालीन सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, कहाँ पे थी? दजला फरात नदी के किनारे थी। इसी सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन एक सभ्यता थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मेसोपोटामिया के साथ था, जिसको कहते हैं दजला फरात नदी के किनारे ये सभ्यता थी। ठीक, चीन की सभ्यता भी थी, होंग्यो नदी के किनारे थी। चीन की भी सभ्यता थी, किसके किनारे थी? होंग्यो नदी के किनारे थी। चीन की भी सभ्यता थी, इसके समकालीन ही थी। ट्रेड और व्यापार होता था तो होंग्यो नदी के किनारे की थी। और मिस्र की सभ्यता भी इसी के समकालीन थी, जो नील नदी के किनारे थी। देखिए सबसे वेल डेवलप अगर कोई सभ्यता थी, सबसे वेल डेवलप तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। पक्की हुई नालियां थी, ठीक, और सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और जो घरों के दरवाजे अपने घर से बाहर की ओर दूसरी ओर खुलते थे, सड़क की ओर नहीं खुलते थे, क्योंकि उनको पोल्यूशन का भी ज्ञान था। इतना वो लोग समझते थे। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इसकी विशेषता क्या थी। ठीक, इसकी विशेषताओं की बात करो तो विशेषता पे आते हैं सीधा। ठीक, विशेषताएं, ठीक, विशेषताएं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नगरीय सभ्यता की। ठीक, नगर नियोजन बहुत अच्छा था। नगर नियोजन बहुत अच्छा था। अगर दूसरी की बात करें, नगर नियोजन बहुत अच्छा था। और क्या नाम है? नगर विन्यास सड़कें थी। ठीक, नगर विन्यास सड़कें थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। ठीक, जल निकासी बहुत अच्छा थी। जल निकासी बहुत अच्छा थी। यहाँ की जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। चौथा अगर विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो चौथा विशेषता थी भवन निर्माण की जो पद्धति थी बहुत अच्छी थी। भवन निर्माण, ठीक, भवन निर्माण पद्धति बहुत अच्छी थी। तो ये सब चीजें इसकी विशेषता थी। पहले हमने किसकी बात की? इसके विस्तार, पहले हमने बात की थी किसके बारे में? इसके विस्तार के। पहले इसके बारे में परिचय दिया था, फिर उसके बाद इसके बारे में हम विशेषताओं के बारे में, विस्तार के बारे में बात की। अब हम लोग विशेषताओं के बारे में बात करें। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ठीक, इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन इसी से बनेंगे। पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं कि कहाँ से छुरी पाया गया, कहाँ से तांबा पाया गया, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, अगर पता करना है तो मैं भी वो भी बता दूंगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, व्यवस्थित नालियां थी, सड़कें समकोण पर काटती थी। आप जैसे कि मान लीजिए ये जो सड़क देखे ना, ग्रिड पद्धति के आकार पे इनका घर बनाया गया था। ये ग्रिड पद्धति, ठीक है, ये देखिए ग्रिड पद्धति, मतलब यहाँ मकान है, 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 उसके बगल में सड़क है। ठीक, उसके बगल में सड़क है। एक शतरंजनुमा आकार हुआ करता था। इसका आकार जो था शतरंजनुमा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सड़कें समकोण पर काटती थी और शतरंजनुमा आकार हुआ करता था। भवन निर्माण पक्की ईंटों के थे। घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। भवन के जो निर्माण पक्की ईंटों से हुए थे। भवन निर्माण पक्की ईंटों से हुए थे। घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। कहाँ खुलते थे? घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। याद रखिएगा कि घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। एकदम ध्यान रखिएगा इसको आप। ठीक, घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, इनका जीवन कैसा था? ठीक, अब इनके बात करेंगे हड़प्पा में सामाजिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी कह लीजिए, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन। ठीक, यहाँ पे भी वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कर्मों के आधार पे थी। जैसे नहीं ना हम लोग सुनते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह की हम लोग वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पे कर्मों के आधार पे थी। वर्ण व्यवस्था थी विद्वान, योद्धा, व्यापारी, कमजोर वर्ग। यहाँ पे भी चार ही वर्ग थे। विद्वान था, ठीक, विद्वान, ठीक, योद्धा, कर्मचारी,
कर्मचारी, ठीक, विद्वान था, योद्धा था, फिर उसके बाद विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, कमजोर वर्ग था। क्या था? व्यापारी, व्यापारी और एक था कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग। इस तरीके से वर्ण व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई थी। कर्मों के आधार पे थी इनकी वर्ण व्यवस्था। क्या थी? कर्मों के आधार पे। अब ये जरूरी नहीं है, मान लीजिए मैं शूद्र के यहाँ जन्म लेता हूँ, ठीक, मैं शूद्र के यहाँ जन्म लेता हूँ, तो अगर मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो क्या हो जाऊंगा? मैं क्या हूँ? ब्राह्मण हो जाऊंगा, ठीक। तो क्या हो, ब्राह्मण नहीं हो जाऊंगा, मतलब उच्च वर्ग का हो जाऊंगा। और क्या हो जाऊंगा? मैं उच्च वर्ग का हो जाऊंगा। तो कर्मों के आधार पे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी। सबसे पहली बात क्वेश्चन आपसे बनता है कि यहाँ पे दास प्रथा थी? दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। याद रखिएगा कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी। खान पान क्या था? खान पान कैसा था इनका? सामाजिक जीवन की बात करें तो उस पर भी आते हैं। खान पान एक शाकाहारी प्लस मांसाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों था। शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों तरीके के यहाँ पे खान पान हुआ करते थे। इसको आप एक चार्ट पेपर में बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो इससे आपकी आंसर राइटिंग बहुत आसान हो जाएगी। आंसर राइटिंग में आप क्या नाम है, 15 नंबर का क्वेश्चन अगर यूपीएससी यूपीपीसीएस में आता है तो आपको 8 नंबर 7 नंबर आराम से मिल जाएगा। 10 नंबर 12 नंबर के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। रीति रिवाज कैसा था? यहाँ पे मनोरंजन होता था, पशुओं को लड़ाना, ये सब, पशुओं को पालना, ये सब से इनका रीति रिवाज चलता था। मनोरंजन के भी साधन थे, पशुओं की लड़ाई होती थी, ठीक, पशुओं की लड़ाई होती थी, पशुपालन होता था, ये सभी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, यातायात व संचार सभी के साधन थे। कृषि थे, व्यापारी थे, यातायात थे, सभी के यहाँ पे साधन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। और हमें क्या क्या देखने को मिलता है? माप तोल प्रणाली थी, शिल्प उद्योग हुआ करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली का भी उपयोग किया जाता था। यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का भी उपयोग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का भी उपयोग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई भी ज्वाइन नहीं किया है, अच्छी बात है। भीड़ कमी आए तो ज्यादा अच्छा है, पढ़ने लिखने वाले आए ज्यादा तो ज्यादा सही रहेगा। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कृषि के साक्ष्य हमें मिलते हैं बनावली से। बनावली हरियाणा में एक जगह है, राखीगढ़ी, सॉरी, हरियाणा में एक जगह है बनावली, वहां से हमें मिले हैं। मिट्टी का हल मिले हैं, ठीक, मिट्टी के हल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मटेरियल। मिट्टी के हल। लोथल से क्या मिला है हमें? लोथल से भी क्या मिला है? कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मटेरियल बनेगा। पशुपालन और यातायात भी किया जाता था, ठीक। कुबड़ वाला सान हुआ करता था। साक्ष्य रूप में मिडभान जो मिले हैं हमें, मिट्टियों के जो वो मोहरे मिले, उस पर भी हमें क्या मिले? कुबड़ वाले सान के चित्र मिले, एक सिंह वाले क्या नाम, हिरण के साक्ष्य मिले हमें, ठीक। यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य होता था, ठीक, व्यापार और वाणिज्य होता था। आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार दोनों देखने को मिलता है। देखिए, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार हमें देखने को मिलता है, इसका पता कैसे चला? क्योंकि मेसोपोटामिया में जो मोहरें मिली हैं वही मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिली है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली है वो मेसोपोटामिया में मिली है। इससे हमें पता चलता है कि आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों देखने को यहाँ पे होता था। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों यहाँ पे हुआ करता था, इससे हमें ये पता चलता है। धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन में माता देवी की पूजा हुआ करती थी, वृक्ष पूजा हुआ करती थी, पशु पक्षी की पूजा हुआ करती थी। इन सभी चीजों से हमें ये सब चीज ज्ञात हो जाता है। जल पूजा हुआ करती थी, अग्नि पूजा हुआ करती थी, अग्नि पूजा के प्रतीक में मिले हैं हमें, क्योंकि हमें कई चीजों के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं, ठीक। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मटेरियल बनाता है तो हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बढ़िया, हड़प्पा कहाँ मिला, ठीक, हड़प्पा। मजा आता है लोगों को, ये सब चीज पढ़ने में बहुत मजा आता है। हड़प्पा कहाँ मिला? रावी नदी के किनारे, ठीक, रावी नदी के किनारे। खोज कौन किया? दयाराम साहनी किए, दयाराम साहनी। लोगों को इतना ही पढ़ने में मजा आया। मोहनजोदड़ो कहाँ है? जोदड़ो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो कहाँ पे देखने को मिलता है? कहाँ पे मिलता है? सिंधु नदी के किनारे। कौन किया? राखल दास बनर्जी। लोगों को यही सब चीज पढ़ने में मजा आता है। जब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे ना तो वो भागेंगे, तो वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। अब जैसे लोथल कहाँ मिला है? लोथल जाते ही हैं, लोथल एक बोधी बड़ा था, बंदरगाह कहाँ पे मिला है? गुजरात में मिला है, ठीक, गुजरात में मिला है। कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा। लोथल कहाँ पे? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक, भोगवा नदी के किनारे। और खोज कौन किया? रंगनाथ राव किए हैं,
रंगनाथ राव किए हैं। ये सब चीज पढ़ने में लोगों को बहुत मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव मटेरियल है ना, ये सब चीज पढ़ने में मजा आता है कि कौन कहाँ के खोज किया। अब आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। ये सब पढ़ने में लोगों को मजा आएगा। जब आप उनको मन से पढ़ाएंगे ना तो उनको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। उनको चाहिए ऑब्जेक्टिव का मटेरियल, बस उनको इसी से प्रेम है और इसी से वो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं और यही उनको मजा आता है पढ़ने में। क्योंकि बाकी चीज आदमी उनको पढ़ाता है तो उनको बेकार लगता है। अब जैसे कि चहुन दौड़ो आपसे पूछ लेगा किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार उसकी खोज किए हैं। ये सब चीज इनको पढ़ने में मजा आएगा। रंगपुर कहाँ है, मादा नदी के किनारे है गुजरात में। ये सब चीज पढ़ने में लोगों को बहुत मजा आएगा, समझ लेना। जब आपको उनको डीप जाके पढ़ाएंगे तो उनको पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। बनावली कहाँ, हरियाणा में है। ठीक, आपसे पूछेगा क्या नाम है, कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। कालीबंगा का सीधा मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक, मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। ये पढ़ेंगे लोग, ये पढ़ेंगे एकदम भर भर के पढ़ेंगे। जो आपको उनको मेंस की आंसर राइटिंग कराएंगे, जब आप उनको डीपली बताएंगे तो वो उनको घटिया लगेगा, वो उनको एकदम बेकार लगेगा। ठीक, जब आप उनको बहुत अच्छे से बताएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक ऑब्जेक्टिव मटेरियल बताइए, कौन सी युग की सभ्यता है, कहाँ से युग की सभ्यता है। ठीक, क्या क्या पाया गया है, ये सब चीज़ बताइए, उनको बहुत मजा आएगा। लेकिन जब आप उनको डूब के पढ़ने की बात आएंगे तो वो लोग भाग जाएंगे। जैसे आलमगीरपुर कहाँ था, हिंगा नदी के किनारे था, यूपी में भी कहाँ, मेरठ में। तो ये सब चीज़ उनको पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। जब आप उनको इतना डीप जाके पढ़ाएंगे ना तो उनको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, कहेंगे अरे यार क्या पढ़ा रहा है, बस छोड़ दे, ऐसे ही बोलेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे। अगर बोर हुए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि बहुत घटिया पढ़ाए हैं। ठीक, मेरा तो रिवीजन हो रहा है, नुकसान आप ही का। धन्यवाद।